बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने चार्जेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हालांकि वो डिटेल आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को थॉरोली अंडरस्टैंड करने के लिए वो डिटेल आपको मालूम होना जरूरी थी। आज हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज करेंगे, वो आर्टिकल पढ़ेंगे जो आपकी बुक ने एक्चुअली में दिया हुआ है, और वो है कूलम्स लॉ के बारे में। तो आइए जरा देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है और इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ का ये जो आर्टिकल है, ये आप लोगों को इस पेज पर और इससे नेक्स्ट पेज पर यहां पर मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर दोनों पेजेस में किसी किस्म की कोई हेडिंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को यह बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इस आर्टिकल को पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये थी कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बड़ा ही बेसिक लॉ बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए वो ये था कि लाइक चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस, यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर आप दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं, जब आप छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, जो कि बता रहा है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर आप दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को करीब लाएंगे तो भी बिल्कुल आप यही देखेंगे कि जब आप इनको छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और फिर दूसरा जो हम लोगों ने बेसिक लॉ पढ़ा वो ये था कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस हों, जैसे एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, जब आप इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि और करीब भागेंगे एक दूसरे की तरफ, यानी कि इनके दरमियान अट्रैक्शन है। ये वो चीज है जो मैंने कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी, लेकिन आज का लेक्चर यहीं से आगाज कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, वहां पर हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है ना, वो क्वालिटी वाइज, यानी कि अगर मैं उसको कैटेगरी दूं तो दो किस्म की होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये था फोर्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी इसमें हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि फोर्स कैसी होती है चार्जेस के दरमियान, तो दो तरह की होती है, अट्रैक्शन की और रिपल्शन की। इस बात का तज़किरा आपकी बुक के साइड इंफॉर्मेशन में आपको नजर आएगा, जहां बुक जो है दोनों लाइक चार्जेस भी दिखा रही है आपको, और वो रिपेल कर रहा है, और वो नीचे लिखा भी उसने। और निचली डायग्राम में अगर आप देखें तो वो हमारे पास दो ऑपोजिट चार्जेस को दिखा रही है और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये बात भी नीचे लिखी है। लेकिन आज का आर्टिकल फिर क्या है? आज का आर्टिकल इस क्वालिटेटिव एनालिसिस की बजाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। यानी कि आज हम ये नहीं डिस्कस करेंगे फोर्सेस कितनी तरह की होती है, बल्कि हम देखेंगे चार्जेस के दरमियान वो जो फोर्स है वो कितनी होती है, कैसी होती है नहीं, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस था, वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम देखेंगे वो कितनी हो सकती है चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात जो आप लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये है कि कूलम्स लॉ क्या देता है जी। कूलम्स लॉ it gives a quantitative analysis. क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब यह होता है कि कूलम्स लॉ के जरिए आपको पता चलेगा कि वो फोर्स कितनी है, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का वर्ड याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा डेफिनेटली कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ है तो इसका मतलब कूलम नहीं दिया होगा, इसका पूरा नाम था चार्ल्स कूलम। और कब इसने हमारे पास ये लॉ पेश किया? 1784 में। और पेशे के लिहाज से अगर हम देखें, पेशे के लिहाज से, तो कूलम ही वॉज अ फ्रेंच, फ्रांस का रहने वाला था, एंड ही वॉज अ मिलिट्री इंजीनियर। ये एक मिलिट्री इंजीनियर है। तो ये तो थोड़ा सा तारुफ हुआ कूलम के बारे में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो कूलम का लॉ है इसके बारे में एक और बात
और वो ये है कि कूलम का जो ये लॉ है, इट इज एन एम्पिरिकल लॉ। एम्पिरिकल लॉ क्या होता है? एक ऐसा लॉ जिसमें आप पहले एक्सपेरिमेंट करें, फिर उसके रिजल्ट से आप एक लॉ बनाएं, इसे बोलते हैं एम्पिरिकल लॉ। रिजल्ट के एक्सपेरिमेंट से लॉ को डिड्यूस करें, तो ये एक ऐसा लॉ होता है विच इज डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जो इंट्रोडक्शन में है, ये आपको आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बिल्कुल पहले पैराग्राफ में यहां पर नजर आएंगे। और आप लोगों को ये सारी चीजें हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, जिसमें डेट भी लिखी हुई है कि ये किस तरह से डिड्यूस किया, ये भी लिखा हुआ है, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। ये सारी बातें यहां पर आप लोगों को मिलेंगी। अब जरा आते हैं कूलम्स लॉ की कुछ कंडीशंस पे। हर लॉ को डिस्क्राइब करने से पहले वो लॉ बनाने वाला कोई ना कोई कंडीशन जरूर स्पेसिफाई करता है कि ये जो मेरा लॉ है ये सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में अप्लाई किया जा सकता है। वो कंडीशंस क्या है? तो ये नेक्स्ट हमारे पास आई कंडीशंस फॉर कूलम्स लॉ। अब वो क्या कंडीशंस है? ये 3 कंडीशंस है जो आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 1, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। आपने जो चार्जेस लेने हैं वो कैसे चार्जेस होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस, यानी कि वो बहुत छोटे होने चाहिए। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि समटाइम्स हम उनको भी पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं जिनके दरमियान का जो फासला है वो उनके साइज से बहुत बड़ा हो। क्या मतलब है इस बात का? जरा तवज्जो कीजिए। ये 2 सफेयर्स हैं, डेफिनेटली ये बहुत छोटे नहीं हैं, लेकिन अगर ये सफेयर्स बहुत दूर दूर हों तो फिर इतने दूर होने पर इनके दरमियान का जो फासला है वो इनके अपने साइजेस के मुकाबले में इतना ज्यादा हो गया है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये सफेयर एक छोटा सा पॉइंट फील हो रहे हैं। इसका मतलब इनको मैं पॉइंट कंसीडर कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से कूलम्स लॉ तब लगेगा जब चार्जेस पॉइंट बन जाएंगे, यानी कि चार्जेस के दरमियान का जो फासला है वो इतना ज्यादा हो उनके साइजेस के मुकाबले में कि वो एक पॉइंट की मानिंद नजर आए। तो ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बड़ी मशहूर है जो सब लोगों को पता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेस रेस्ट पर भी होने चाहिए। तो याद रखिएगा, ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस। रुके हुए चार्जेस होंगे तो कूलम्स लॉ स्टडी किया जा सकता है। ये तो होगी दूसरी बात। और अब बात करते हैं जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट बात। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कूलम फोर्स के अलावा भी फोर्सेस होती हैं। मिसाल के तौर पर कभी आप लोगों ने सोचा कि पॉजिटिव चार्जेस तो रिपेल करते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव एक दूसरे के करीब रहें, क्योंकि वो तो रिपेल करेंगे। लेकिन फिर जब आप न्यूक्लियस की तरफ देखते हैं, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स नहीं होते। तो प्रोटॉन इकट्ठा क्यों रह रहा है न्यूक्लियस के अंदर? यह बड़ी सोचने वाली बात है। असूलन अगर कूलम फोर्स को देखें तो फिर प्रोटॉन को तो प्रोटॉन से दूर हो जाना चाहिए। न्यूक्लियस का बनना तो कूलम के मुताबिक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि जब चार्जेस एक दूसरे से दूर होते हैं तो कूलम फोर्स एक्ट करती है, लेकिन जब चार्जेस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं तो फिर उनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स भी डेवलप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कूलम से भी डोमिनेट कर जाती है। हालांकि कूलम उनको अलहदा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उनको आपस में जोड़े रखती है। और इसकी वाज़ेह एग्जाम्पल आपको नजर आएगी न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर आप कूलम का लॉ पढ़ना चाहते हैं तो वो तो तभी पढ़ेंगे ना जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगी। और वो कब नहीं होगी? जब आपके चार्जेस इतना दूर हों कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप ही ना हो पाए। तो याद रखिएगा,
हमारे पास कूलम्स लॉ में तीसरी शर्त क्या है कि चार्जेस मस्ट बी फार इनफ, इतने दूर एक दूसरे से होने चाहिए। कितने दूर? सो दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डोमिनेट, डोमिनेट ना कर जाए, उसकी बर्तरी ना आ जाए किस पर? ओवर कूलम फोर्स, वरना फिर आपको कूलम का लॉ अप्लाई होता दिखाई नहीं देगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये है वो 3 शराइत जिनका जानना जरूरी है। ये 3 अजम्पशंस आप लोग समझेंगे फिर ही कूलम्स लॉ को स्टडी कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि कैसा लॉ है ये? इंपीरिकल लॉ, यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट किया गया फिर लॉ बनाया गया। अब जो एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट कूलम ने किया था वो थोड़ा सा टफ था, तो वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं उससे मिलती जुलती बात कहूंगा ताकि आप लोग इसको समझ सकें कि उसने ये स्टेटमेंट कहां से निकाली जो भी मैं लिखूंगा। तो आप देखें वो क्या करना चाह रहा है। वो 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको मेजर करना चाह रहा है, क्वांटिटी देखना चाह रहा है कितनी है। अब इसके लिए वो क्या करेगा? सिंपल, देखिए जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं जिन पर +2 कूलम चार्ज है। आपको मालूम है दोनों पर +2 कूलम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों चार्जेस की जगह +2 कूलम की बजाय +4 कूलम कर दूं, तो हमने देखा कि अब इन्होंने एक दूसरे को ज्यादा रिपेल किया। तो इसका मतलब यहां से यह हुआ कि जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उतना उनके दरमियान फोर्स भी बढ़ जाती है, और जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होता है उतना उनके दरमियान फोर्स भी कम हो जाती है। लेकिन इसको अल्फाजों में किस तरह से लिखूंगा जरा तवज्जो कीजिएगा। तो कूलम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो फोर्स होगी किसके दरमियान? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की भी हो सकती है, और रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन स्टैटिक चार्जेस is directly proportional, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो ये वाली बात जो मैंने आपको बताया कि जितना दोनों चार्जेस ज्यादा बड़े होते जाएंगे, जितना ज्यादा उनका मैग्नीट्यूड होता जाएगा, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। एक दूसरी बात उसने क्या नोट की, उसने कहा कि यार अगर हमारे पास 2 चार्जेस इस जगह पर पड़े हुए हैं तो हम देख रहे हैं वो काफी करीब हैं, तो हमने देखा कि वो एक दूसरे पर काफी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इन चार्जेस को आप दूर लेकर जाएंगे इनकी एक दूसरे पर लगने वाली फोर्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। ऐसा हम कई जगहों पर देखते भी हैं, जब आप मैग्नेट से दूर जाते हैं तो मैग्नेट की उतनी फोर्स फील नहीं होती। यहां से इसने ये अंदाजा लगाया कि फोर्स का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे 2 चार्जेस के दरमियान, उनके दरमियान जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कम होती जाएगी। लेकिन फिर उसने केयरफुली एक और बात ऑब्जर्व की और वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसने यहां पर 2 चार्जेस को डी डिस्टेंस पर रखा एक दूसरे से। अब उनके दरमियान थी फोर्स F। अब इसने ये डिस्टेंस डबल कर दिया। जब ये डिस्टेंस डबल हुआ तो आप सोच रहे होंगे फोर्स हाफ हो जाएगी, लेकिन जब कूलम ने मेजर किया तो फोर्स 4 गुना कम हो गई थी। अब ये F/4 यानी 4 टाइम्स कम हो गई फोर्स।
इसका मतलब डिस्टेंस सिर्फ डबल करने से फोर्स 4 गुना कम होती है। यहां से हमें स्क्वायर का रिलेशन नजर आ रहा है, तो यहां से उसने बोला कि डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन हुआ कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के नहीं बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के। आप डिस्टेंस डबल करेंगे फोर्स कम तो होगी, लेकिन 2 टाइम्स कम नहीं होगी, 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस 3 गुना ज्यादा करेंगे तो फोर्स 3 गुना कम नहीं होगी, 3 का स्क्वायर लें, 9 टाइम्स कम होगी। अगर 4 गुना डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है वो 4 गुना कम नहीं होगी बल्कि 16 गुना, यानी कि स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमने देखा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आपने देखा मैंने स्टेटमेंट को 2 कलर्स में लिख दिया। एक आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा एक इनवर्स रिलेशन बता रहा है। तो मैंने इसको जानबूझकर 2 कलर्स में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि इस स्टेटमेंट के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अल्फाजों में लिखी हुई स्टेटमेंट, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में हमें इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो हम इस तरह से अब इस स्टेटमेंट को किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आएंगे, आइए जरा देखते हैं। तो जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के सामने कूलम्स की मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करूंगा, और वो कोई और चीज नहीं होगी, इसी स्टेटमेंट से ही मैथमेटिकल रिलेशन निकालूंगा। जरा तवज्जो कीजिए, ये ब्लू वाला हिस्सा क्या कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। अगर हमारे पास एक चार्ज जो है वो Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो फोर्स है वो Q1 और Q2 यानी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से लिखते हैं, आप लोग जानते हैं बात। और दूसरा हिस्सा अगर आप रेड वाला देखें, वो क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस को अगर मैं R कह दूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको हम यूं लिखेंगे। ये दोनों बातें आपकी जो स्टेटमेंट थी वहां से ये खुलासा मैंने नीचे लिख दिया। अब आपको मालूम है इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। जब मैं इनको इकट्ठा करूंगा तो ये चीज बनेगी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि डायरेक्टली है वो ऊपर आ जाएंगे, और R का स्क्वायर इनवर्सली है तो वो नीचे आ जाएगा। और फिर आपको मालूम है हमारे पास जब इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो कांस्टेंट जो है वो है K, और बाकी चीज रह जाएगी एज इट इज। तो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये है कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। और जरा तवज्जो कीजिए, ये वो कांस्टेंट है जो मैंने यहां पर लगाया है, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए लगाया। और इसका एक फेमस नाम है कूलम्स कांस्टेंट। आइए अब जरा देखते हैं कि ये कूलम्स कांस्टेंट जो है इसके बारे में थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन। तो आइए स्टूडेंट जरा देखते हैं कि ये कूलम्स कांस्टेंट क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो इक्वेशन थी अभी मैंने लिखी, आप लोगों के सामने एक दफा फिर से लिख देता हूं। जो कूलम की इक्वेशन आई, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये K है कूलम्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा कि दिस constant of proportionality, this constant of proportionality is known as Coulomb's constant. तो Coulomb's constant की फॉर्मूला क्या होगा, आप यहां से
के को इधर रखें, ये आर का स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप के को एक तरफ ले जाएं तो ये आता है हमारे पास बेसिकली के का फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, के के बारे में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करनी है। आइए जरा देखें कि हमारे पास के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंस, याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ के दो चीजों पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर 1, वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, याद रखिएगा, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। वो जो दोनों चार्जेस हैं उनके दरमियान में मीडियम क्या है, क्या एयर है, क्या वैक्यूम है, या कोई और मीडियम रखा हुआ है। नंबर 2, ये इस बात पर भी डिपेंड करती है, के की वैल्यू इस बात पर भी डिपेंड करती है कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या लिया आपने। एसआई यूनिट्स लिए हैं, ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में लिया है या सेंटीमीटर में या इंच में, फोर्स न्यूटन में है या किसी और वैल्यू में है, यूनिट में है, चार्जेस जो है वो कूलम्स में है या किसी और यूनिट में है। तो ये 2 चीजें हैं जिनसे हमारे पास के की वैल्यू जो है वो पता चलेगी। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात के के बारे में जो ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछी जाती है, और वो है के का यूनिट। तो जरा स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, के का जो यूनिट है वो कैसे निकलेगा। देखिए, यूनिट फॉर्मूला से ही निकल सकता है। मैं इसकी कैलकुलेशन यहीं कर देता हूं। ये देखिए, ऊपर एफ आर है, फोर्स होता है न्यूटन, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन उसका स्केयर भी आ रहा है, डिवाइड बाय नीचे Q1 और Q2 चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम, तो ये भी कूलम, ये भी कूलम, तो नीचे आ जाएगा कूलम का स्केयर, जिसको मजीद आप न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये यूनिट याद रखिएगा, के का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। ये तो हो गई कुछ बातें के के बारे में। अब स्टूडेंट्स, हम कूलम फोर्स को जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया है, ये फार्मूला है जनरल, कहीं पर भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज करूंगा, कभी चार्जेस के दरमियान जो है वो किसी मेटल की सरफेस रख दूं, कभी चार्जेस के दरमियान हवा है, कभी वैक्यूम है, जैसे जैसे मीडियम चेंज करूंगा वैसे वैसे के चेंज होगा, क्योंकि के मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। जब के चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसलिए मैं पहले वैक्यूम इमेजिन करके, 2 चार्जेस के दरमियान वैक्यूम इमेजिन करके फोर्स का फॉर्मूला निकालूंगा, स्पेसिफिकली फॉर वैक्यूम, क्योंकि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये जनरल है। तो अभी मैं वैक्यूम में फोर्स निकालूंगा, तो जरा तवज्जो कीजिएगा। उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि कूलम फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम को आपको मालूम है हम फ्री स्पेस भी कहते हैं। तो पहले मैं वैक्यूम में फोर्स निकाल दूं, लेकिन अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ ली हैं, मैं एक दफा आपको बता दूं कि ये आपको कहां कहां पर मिलेंगी। जरा देखते हैं पिछले बोर्ड पर जो मैंने चीजें बताई हैं वो कहां पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इनका तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ये कंडीशन जो है ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपको खुद से लिखनी है। स्टेटमेंट, आपको जो बुक का पेज है उसमें जो ग्रीन लाइन लिखी हुई है वो सीधी सीधी ये स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट से नीचे अगर आप देखें तो आपको मैथमेटिकल फॉर्म नजर आएगी, वो ये मैथमेटिकल फॉर्म। और उसके बाद जो के की जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये 2 बातें ये आपको इस पैराग्राफ के
अंदर नजर आएंगी। देखिए ना, छुप कर लिखी हुई है, तो आपने हेडिंग डालकर इस तरह से लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। और फिर इसी तरह से अगर आप इस यूनिट को ढूंढें तो ये के की वैल्यू के साथ ये यूनिट यहां पर एक्सप्लेन हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो वो बातें होंगी जो मैंने आपको साथ साथ बता दिया, रेफरेंस दे दिया कि आपकी बुक ने इनको कहां डिस्कस किया, ताकि आपको पता चले बुक का आर्टिकल पढ़ते हुए आपको आसानी महसूस हो। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कूलम फोर्स इन वैक्यूम। देखिए फार्मूला तो वही है। क्या फार्मूला है? F इज इक्वल टू K, ये वाला फार्मूला लिख रहा हूं, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास वो जनरल फार्मूला था, अब मैं वैक्यूम के लिए निकालने लगा हूं। तो वैक्यूम के लिए अगर मैं फोर्स वैक्यूम में फाइंड आउट करना चाहता हूं, यानी चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, तो फिर मुझे K की वो वैल्यू लेनी होगी जो वैक्यूम में होती है। बाकी डिस्टेंस तो वैक्यूम आने से चेंज हो नहीं सकता, चार्जेस पर जो मैग्नीट्यूड है वो तो उन पर है, तो दरमियान के मीडियम चेंज होने से किस तरह से मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है? इसका मतलब अगर आप फोर्स वैक्यूम में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको एक बात पता होनी चाहिए, और वो क्या है? वो K की वैल्यू क्या है वैक्यूम के अंदर। अब लकीली हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला मौजूद है, और वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, वैक्यूम के अंदर K की वैल्यू बराबर होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है K की वैक्यूम के अंदर वैल्यू, और ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर मैं ये वैल्यू ऊपर डाल दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तवज्जो कीजिएगा, K फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू आ गई वैक्यूम के लिए, ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया K की जगह, और बाकी एज इट इज Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ये जो फार्मूला है मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा, ये फार्मूला जनरल फार्मूला नहीं है। जनरल फार्मूला वो होता है जो हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता है, ये हर जगह पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वैक्यूम। तो ये वैक्यूम अगर हो, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो, तो फिर ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। ये चीज मैंने जानबूझकर इसको एक्सप्लेन नहीं किया अभी, क्योंकि मैंने कहा इसको एक दफा लिख दूं फिर आपको बताता हूं। इसको सबसे पहले देखें, इसको कहते क्या है? इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और इसके साथ जो छोटा सा जीरो ऐसे बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का अपना एक नाम है, ये तो इसका सिंबल है ना एप्सिलॉन। ग्रीक अल्फाबेट्स जो हैं, जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना ABCDE, इसी तरह ग्रीक में भी अल्फाबेट्स होते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में अल्फा बीटा गैमा थीटा। उसी तरह से हमारे पास यहां पर एक अल्फाबेट आपको ये एप्सिलॉन भी नजर आएगा। तो एप्सिलॉन एक अल्फाबेट है, लेकिन यहां पर इसका नाम क्या है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का दूसरा नाम क्या है? वैक्यूम, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। तो याद रखिएगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एक्चुअली क्या है जी? फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। परमिटिविटी का वर्ड सुनकर बच्चे समझते हैं कि एक्चुअली में फिर ये क्या है? ये फोर्स को वैक्यूम में से गुजरने की परमिशन है। फोर्स को, ये जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, क्योंकि एक चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान अगर वैक्यूम हो तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जो फोर्स है उसको वैक्यूम में से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या मतलब बनता है फिर? आम मतलब यह समझ में आता है कि फ्री स्पेस की यानी वैक्यूम की फोर्स को गुजरने की परमिशन। तो परमिटिविटी क्योंकि वर्ड निकल रहा है परमिशन से। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो से अब बात सुननी है आप लोगों ने। एक बात याद रखिएगा, मैं यहां बता देता हूं आप लोगों को कि एक्चुअली में जो परमिटिविटी है ये परमिशन नहीं, बल्कि एक्चुअली में ये परमिशन के
बिल्कुल ऑपोजिट होती है, यानी कि ताल्लुक है परमिशन से इसका, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स है। यानी जब हम कहते हैं किसी चीज की परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत परमिशन दे रहा है, बल्कि परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब है उसकी परमिशन कम है, वो ब्लॉक कर रहा है फोर्स को। और जिसकी परमिटिविटी कम होगी उसकी परमिशन ज्यादा होगी, यानी वो फोर्स को जाने देगा। जब हम देखते हैं ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू कितनी है, तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। जरा स्टूडेंट्स ध्यान किया आप लोगों ने, 10 की पावर -12 बहुत ज्यादा आंसर है कि बहुत कम आंसर है? बहुत कम आंसर है, यानी कि इसकी परमिटिविटी बहुत कम है, वैक्यूम की परमिटिविटी बहुत कम है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, उसकी परमिशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि परमिटिविटी और परमिशन का ऑपोजिट रिलेशन है। मतलब यह हुआ कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम हो, तो वैक्यूम एक चार्ज से दूसरी चार्ज तक जो फोर्स है उसको बिल्कुल भी नहीं ब्लॉक करता, या बहुत कम कह लें हम, तो मैक्सिमम अलाउ करता है। याद रखिएगा परमिटिविटी बहुत कम है, इसका मतलब परमिशन कम नहीं है, इसका मतलब परमिशन ज्यादा है। नाउ स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे इसका यूनिट क्या होगा, जरा तवज्जो कीजिएगा ध्यान से। ये देखिए ये के था, इस तरफ के है, इस तरफ एप्सिलॉन नॉट है, ये 4 और पाई है, 4 और पाई तो यूनिट लेस होते हैं, इनका यूनिट नहीं होता। तो यहां से एक बात सीधी सीधी पता चल रही है, ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यानी जो इसका यूनिट होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट इसका यूनिट बनेगा, क्योंकि ऊपर नीचे आ रहे हैं। अब इसका यूनिट क्या था, ये देखिए इसका यूनिट मैंने ये लिखा हुआ है, तो फिर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो न्यूटन क्या बन जाएगा, पर न्यूटन। मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। और पर कूलम स्क्वायर जब ऑपोजिट होगा, इनवर्स होगा, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट का मतलब। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास वैक्यूम में जो फोर्स है, अगर आप वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बस आप ये वैल्यू पुट कर दें और आपके पास ये वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। तो आपने यहां पर हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके भी दी हुई है। तो जरा देखिए, मैंने बताया कि वैक्यूम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं ये बना रहा हूं। अब देखिए वैक्यूम के अंदर मैंने क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू याद रखिएगा, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो जो के का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने यहां पर न्यूमेरिकल्स के अंदर जब आपके पास ये वैक्यूम वाला केस आएगा, तो बजाय आप पहले 4 की और फिर पाई की वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं करेंगे। आपको मालूम है इस पूरी चीज की कुल मिलाकर हमने वैल्यू लिख दी है ताकि आपके न्यूमेरिकल आसान हो जाए। तो ये 9 इंटू 10 रेज पर 9। आपने देखा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वेरी स्मॉल बट के की वैल्यू वेरी लार्ज, और ऐसा तो होना ही था क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आखिरी बात फिर से, क्योंकि अगली बात इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमिटिविटी और परमिशन का ऑपोजिट रिलेशन है। जब किसी चीज की परमिटिविटी ज्यादा होती है, इसका मतलब वो ज्यादा परमिशन नहीं देता, वो ज्यादा ब्लॉक करता है, कम परमिशन देता है। और किसी चीज की परमिटिविटी कम होती है तो फिर वो ज्यादा परमिशन देता है। और वैक्यूम से ज्यादा परमिशन कौन दे सकता है, क्योंकि वैक्यूम का तो मतलब ही है कि कुछ भी नहीं है दरमियान में। तो याद रखिएगा, ये भी मैं पूछ सकता हूं कि परमिटिविटी सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी है, तो लोएस्ट परमिटिविटी किसकी है, वैक्यूम की। वैक्यूम की इसका मतलब क्या है, लोएस्ट परमिशन नहीं, इसका मतलब है वैक्यूम मैक्सिमम फोर्स लगाने देता है, दो चार्जेस को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता। आखिरी बात जी, वेक्टोरियल फॉर्म, जरा तवज्जो कीजिएगा। आपको मालूम है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए, और हर वेक्टर का कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होती है। तो हम ये फोर्स जो है इसको एक दफा लिखते हैं, फॉर्मूला F इज इक्वल टू वैक्यूम वाला फॉर्मूला।
इज इक्वल टू के, या इवन के की वैल्यू लिख लेते हैं जो मैंने बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर लिखना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि मुझे यहां एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही फर्स्ट ईयर में बता चुका हूं चैप्टर नंबर 2 में, कि जब भी आपने किसी चीज को वेक्टर ट्रीट करना हो तो आप एक यूनिट वेक्टर लगाएं। तो ये फॉर्मूला भी वही है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉर्मूला भी वही है, सिर्फ एक आर हैट लग गया। ये आर हैट फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि अब ये फोर्स की वेक्टर फॉर्म आ गई। स्टूडेंट्स जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें आपको यहां से लेकर यहां तक मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी के वैक्यूम का भी नजर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये फॉर्मूला भी आपको यहां पर दिख जाएगा। फिर इसी तरह से अगर आप देखें कि वो क्या कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट का नाम बता रहा है, और वो एप्सिलॉन नॉट का क्या नाम बता रहा है, वैक्यूम परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी आपको यहां पर नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट की ये जो वैल्यू है इसको भी देख लीजिए, ये भी आपको यहां पर नजर आएगी। और यहां पर हमारे पास के की जो वैल्यू 9 × 10⁻⁹ मैंने निकाल दिया आज, ताकि क्या आपको न्यूमेरिकल में बार बार एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट ना करनी पड़े, ये भी आपको इसी पेज पर नजर आएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया दो चार्जेस के दरमियान फोर्स, जबकि उनके दरमियान वैक्यूम है। लेकिन यह जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त उनके दरमियान वैक्यूम हो। यह भी मुमकिन है कि मैं दो चार्जेस के दरमियान कोई प्लास्टिक की शीट रख दूं, कोई और चीज रख दूं। उस सूरत हाल में फोर्स को क्या फर्क पड़ेगा, आइए अब जरा वो देखते हैं। स्टूडेंट्स तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कूलम फोर्स को वैक्यूम में जो है वो डिराइव किया, लेकिन ये जो आपका आर्टिकल है जहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये आपका सिर्फ पहले पेज के ऊपर यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप इससे नेक्स्ट पेज पर देखें तो ये थ्योरी कुछ आपको नजर आ रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मैं इसको स्किप कर रहा हूं अभी, ये मैं आपको कूलम्स लॉ के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा अलहदा से। और अभी मेरा दिल है कि मैं, क्योंकि अभी हमने कूलम फोर्स इन वैक्यूम पढ़ा है, तो बिल्कुल उसी के साथ ही कूलम फोर्स इन मीडियम पढ़ ले तो ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी, और वो चीज पेज के इस हिस्से से स्टार्ट हो रही है। तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर जो कूलम फोर्स अब वो मीडियम की बात करेगा वो कैसे होगी। तो जरा इमेजिन करें, कूलम फोर्स का जनरल फॉर्मूला आप लोग जान गए हैं, F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब आप वैक्यूम नहीं बल्कि मीडियम की बात करेंगे, मीडियम। तो फिर K की वैल्यू भी कौन सी लिखेंगे, जो उस मीडियम में होती है। अब आपके मालूम है कि K के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है, और वो फॉर्मूला क्या था K का, वो फॉर्मूला था K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फॉर्मूला कब था, ये फॉर्मूला था जब आप वैक्यूम की बात कर रहे थे। तो वैक्यूम की बात की थी तो वैक्यूम की परमिटिविटी आई। अब आप किसकी बात कर रहे हैं, अब आप मीडियम की बात कर रहे हैं, और मीडियम की बात करेंगे तो फिर परमिटिविटी किसकी आएगी, उस मीडियम की। अब उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी, असल क्वेश्चन ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। तो आप देख रहे हैं, अगर आप K की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि आप इधर पुट करें, उसके लिए आपको पहले उस मीडियम की परमिटिविटी चाहिए। अब वो कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले आप मेरी एक सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करें। वो बात यह है कि अक्सर हम किसी भी चीज की वैल्यू किसी दूसरी चीज के कंपैरिजन में बताते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त की सैलरी है, सपोज करें 1 लाख रुपए। सो दिस इज द सैलरी ऑफ माय फ्रेंड। अब कोई मेरे से पूछता है मेरी सैलरी कितनी है, तो मैं कहता हूं मेरी सैलरी मेरे दोस्त से डबल है। अच्छा, मैंने अपनी नहीं बताई सैलरी, मैंने उसकी सैलरी के लिहाज से अपनी रेशो बता दी कि मेरे कितने टाइम ज्यादा है या कम है। तो इस केस में मैं बोल रहा हूं कि मेरी सैलरी उससे डबल है। तो आप समझ गए, हालांकि मैंने अपनी सैलरी नहीं बताई, लेकिन आप समझ गए कि फिर सर की सैलरी कितनी होगी, डबल कर देंगे आप
इस वैल्यू को। तो यह तरीका है, मैंने अपनी सैलरी नहीं बताई, दोस्त की सैलरी के लिहाज से अपनी सैलरी बताई है। माई सैलरी रिलेटिव टू द सैलरी ऑफ माई फ्रेंड। बिल्कुल ऐसे ही जब हमने किसी भी मीडियम की परमिटिविटी डिस्कस करनी होती है, हम यही तरीका इख्तियार करते हैं। हम उसकी परमिटिविटी नहीं बताते, हम कहते हैं भाई वैक्यूम की परमिटिविटी तो पता है ना, एप्सिलॉन नॉट, और वो जो मीडियम है ना उसकी परमिटिविटी 10 गुना 5 गुना जितने टाइम्स है, तो फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो फैक्टर है ना उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। और याद रखिएगा एप्सिलॉन आर उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं बता रहा। ये जो फैक्टर 2 था, ये मेरी सैलरी 2 नहीं है, मेरी सैलरी 2 गुना है, तो मेरी सैलरी निकालने के लिए उसकी सैलरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टोटल आंसर मेरी सैलरी होगा। इसी तरह से मीडियम की ये परमिटिविटी नहीं है, अक्सर बच्चे समझते हैं ये मीडियम की वैक्यूम के लिहाज से कितने गुना ज्यादा है, ये वो फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करना है। तो मीडियम की कितनी होगी, मीडियम की ये टोटल होगी, जैसे मेरी ये टोटल सैलरी थी। तो अब आपको मालूम है एप्सिलॉन आर का नाम याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक फैक्टर है, और याद रखिएगा इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। आप ये भी कह सकते हैं कि वैक्यूम के लिहाज से जो कंपैरिजन बनेगा वो ये फैक्टर होगा। और वैक्यूम के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूं, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर 1 होगा, क्योंकि वैक्यूम के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 1 होगी। मेरी सैलरी 1 लाख है, मेरे लिहाज से मेरी सैलरी कितनी है, 1 गुना, 1 टाइम। तो यहां पर याद रखिएगा क्योंकि आपने स्टैंडर्ड वैक्यूम को रखा है, तो अगर आप वैक्यूम क्या ही रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे तो वो 1 होगी। और इस परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक फैक्टर है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एप्सिलॉन मीडियम जो है, मीडियम की परमिटिविटी वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। अब जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास ये चीज अगर मैं ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, ये मीडियम की परमिटिविटी यहां पर पुट कर दूं, तो फिर मीडियम के लिए के का वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई, और आगे एप्सिलॉन मीडियम, और एप्सिलॉन मीडियम कितना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो आपने देखा क्या फर्क आया, बेसिकली यहां पर पुट करते हैं तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के ऑफ मीडियम, और के ऑफ मीडियम कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और साथ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बच्चों क्या फर्क है पिछले फार्मूले वैक्यूम वाले में और इसमें? वैक्यूम में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आता था, और मीडियम में एप्सिलॉन नॉट के साथ ये फैक्टर आ रहा है एप्सिलॉन आर, बस ये फर्क है। और जरा तवज्जो कीजिए, अगर हम देखें ये जो एप्सिलॉन आर है ये फैक्टर है, रिलेटिव परमिटिविटी है। अब आपको मालूम है, मैंने अभी आपको पिछले बोर्ड पर एक बात बताई, वो ये थी कि परमिटिविटी और परमिशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि परमिटिविटी ज्यादा तो परमिशन कम, ब्लॉकेज ज्यादा। अब आप खुद सोचें कि दो हमारे पास दो चार्जेस हो, वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और मैं दरमियान में कोई प्लास्टिक की शीट रख देता हूं। अब ये प्लास्टिक की शीट फोर्स ब्लॉक कर लेगी ना, और इसने ब्लॉक कर लिया, परमिशन कम कर दी फोर्स को गुजरने की। जब इसने परमिशन कम कर दी तो आपको मालूम है जब परमिशन कम तो परमिटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां से हम यह सीख सकते हैं कि ये जो मीडियम की परमिटिविटी है ये वैक्यूम की परमिटिविटी जो थी उससे ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि मीडियम तो ब्लॉक करेगा, और जब ये ज्यादा आनी चाहिए तो ये एक ही सूरत में ज्यादा आ सकती है जब इसका आंसर 1 से ज्यादा हो। तो याद रखिएगा फॉर वैक्यूम तो एप्सिलॉन आर 1 था, फॉर ऑल मीडियम्स, दुनिया में जितने भी मीडियम्स हैं, क्योंकि वो फोर्स को ब्लॉक करेंगे तो उनके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो उनकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, मतलब उनकी परमिशन कम होगी, फोर्स को गुजर जाने देने के लिए उनकी परमिशन कम होगी। जरा तवज्जो कीजिए, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत ज्यादा। तो अब जरा तवज्जो कीजिए, यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात,
अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दूं तो स्टूडेंट्स इसके अलावा बाकी सारा फार्मूला तो वही पिछले वाला वैक्यूम वाला नहीं है। तो यहां से मैं एक बात कर सकता हूं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ये सारा फार्मूला, ये वाला, इसके अलावा ये तो फोर्स इन वैक्यूम है क्योंकि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, और डिवाइडेड बाय ये क्या रह गया बाकी, एप्सिलॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से कंक्लूजन निकलेगा, जरा कंक्लूजन पे गौर करना है आप लोगों ने। और वो बात क्या कहेगा जरा तवज्जो से देखिए कि मीडियम, आपको याद है ना इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, और जब नीचे वाला आंसर 1 से ज्यादा हो तो टोटल आंसर कम हो जाएगा। इसका मतलब मीडियम में फोर्स कम होगी वैक्यूम के निस्बत। इसका मतलब मीडियम ने फोर्स क्या कर ली, ब्लॉक कर ली। तो याद रखिएगा कंक्लूजन क्या दिखा हमारे पास यहां पर कि प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम, इस मीडियम को एक और नाम भी दे रहा हूं जी, और डाइइलेक्ट्रिक। देखें कहां रखा मीडियम को, दोनों चार्जेस के दरमियान में, दो चार्जेस के दरमियान में, डाइइलेक्ट्रिक। एक और रीजन भी डाइइलेक्ट्रिक कहने की है, वो आगे हम कैपेसिटर में देखेंगे। तो याद रखिएगा प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम और डाइइलेक्ट्रिक क्या करती है, रिड्यूसेस कूलम फोर्स, वो कूलम फोर्स को कम कर देती है। कितना, जितनी इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो नीचे 4 से डिवाइड होगा तो 4 गुना आंसर कम हो जाएगा वैक्यूम की निस्बत। तो याद रखिएगा रिड्यूसेस कूलम फोर्स बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर नोन एज, और उसे बोलते क्या है, नोन एज relative permittivity of that medium, उस मीडियम की जो भी relative permittivity, कितने गुना permittivity है उसकी वैक्यूम के लिहाज से। नाउ स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को यूं समझाता हूं कि जितनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी, जो मीडियम भी मैं एंटर करूंगा, तो उसमें फोर्स भी उतने टाइम्स कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, तो ये वैक्यूम हुआ। इस वक्त ये जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, ये सपोज करें 32 न्यूटन है। अब जरा इमेजिन करें अगर मैं आपके बुक के जो टेबल है उसमें से एक एग्जांपल चूज करूं पैराफिन पेपर की। अब आप देख रहे हैं पैराफिन पेपर का आगे उसकी एप्सिलॉन आर यानी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी लिखी हुई है और वो 2 है। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मैं उन दोनों चार्जेस के दरमियान ये पैराफिन पेपर रख दूं तो इसका नतीजा ये होगा कि फोर्स 2 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि इसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है। तो पहले कितनी थी फोर्स, पहले थी हमारे पास 32 न्यूटन, जब मैं पैराफिन पेपर रखूंगा तो ये हो जाएगी 16 न्यूटन, हाफ हो गए। अच्छा जरा इमेजिन करें अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, इसी टेबल में अगर आप गौर से देखें तो आपको जर्मेनियम नजर आएगा, और जर्मेनियम की आप देख रहे हैं एप्सिलॉन आर कितनी है, 16 न्यूटन। तो वही दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान 32 न्यूटन की फोर्स है क्योंकि वैक्यूम है। अब मैं इनके दरमियान जर्मेनियम रख रहा हूं, तो जब आप देखेंगे जब जर्मेनियम आएगा बीच में तो इनकी एप्सिलॉन आर जो है क्योंकि उसका 16 है तो ये फोर्स 16 गुना कम हो जाएगी, और अब ये सिर्फ एक दूसरे पर 2 न्यूटन की फोर्स लगा पाएंगे। तो आपने देखा कि एप्सिलॉन आर बताता है कि कितने गुना फोर्स ने कम हो जाना है मीडियम के आने से। सिंपल अगर हम देखें। और एक आखिरी बात, इसी टेबल में अगर आप पहली 2 वैल्यूज देखें कि वैक्यूम की एप्सिलॉन आर कितनी है 1 और एयर की कितनी है 1.0006, ये भी तकरीबन 1 ही नहीं बन जाता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दोनों की एप्सिलॉन आर तकरीबन बराबर है। तो यहां से मैं एक और नतीजा निकाल सकता हूं, और वो ये कि फोर्स अगर आप वैक्यूम में निकालो और फोर्स अगर आप एयर मीडियम रख के निकालो तो उसमें कोई खातिर खा फर्क नहीं आता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये तकरीबन दोनों आंसर बराबर आएंगे। उसकी वजह क्या है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 है और एयर के लिए एप्सिलॉन आर 1.0006 है, जो कि तकरीबन 1 ही बनती है। स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन आपको उसी पैराग्राफ के जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें नजर आएगा। इसी तरह से
ये जो हमारे पास वैक्यूम और एयर वाली बात है, ये बिल्कुल आखिरी लाइनों में आपको नजर आएगी। टेबल की बातें मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। अभी जो चीज डिस्कस करने वाली रह गई है वो ये वाला पैराग्राफ है, जिसको मैंने जानबूझकर छुड़वा दिया है। इसको मैं एंड पर डिस्कस करूंगा। तो आपने देखा हमारे आज के लेक्चर की एक खास तरतीब रही है। पहले आप कूलम फोर्स डिस्कस करें, फिर कूलम फोर्स को वैक्यूम में डिस्कस करें, और फिर कूलम फोर्स को मीडियम में डिस्कस कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।